एक राजा की 6 पत्नियां थीं। राजा उन सभी को बहुत चाहता था। वो बहुत ही नेक दिल और प्रजावत्सल राजा था। राजा जय सिंह के राज्य में पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक सब खुश थे, परंतु राजा के मन में एक गहरा दर्द छिपा था। उनकी 6 पत्नियां थीं, पर उनमें से कोई भी उसे संतान सुख नहीं दे पाई थी। ये दर्द हमेशा उनको कचोटता रहता था। राजा ने इसके लिए अनेकों यज्ञ और पूजा पाठ करवाए। जिस पंडित ने जैसा बोला, राजा ने वैसा ही किया, पर किसी की कोई भी युक्ति काम न आई। संतान की चाह में राजा ने एक एक करके 6 शादियां की, पर किसी भी रानी से उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा जय सिंह शिकार के लिए जंगल गए। वहाँ एक मृग का पीछा करते करते वो जंगल में दूर तक निकल गए। मृग तो भाग निकला, पर अब राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। तभी राजा के कानों में पानी के बहने की ध्वनि पड़ी। ध्वनि सुनते ही राजा की जान में जान आई। सोचा, जरूर आसपास ही कोई पानी का झरना है। भूख न सही, कम से कम प्यास तो मिटेगी। राजा ने ध्वनि की दिशा में तेजी से अपना घोड़ा दौड़ा दिया। जल्द ही राजा की आंखों के सामने एक बड़ा झरना था, पर जब राजा झरने के पास गया तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज पड़ी। अंधे है क्या? दिखाई नहीं देता? एक लड़की स्नान कर रही है। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। लड़की की आवाज सुन राजा चौंक गया। उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और बोला, क्षमा करे देवी, मैं इस जंगल में बहुत देर से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, जिससे विचलित होने के कारण मैं आपको देख नहीं पाया। इतना कह राजा मुंह फेरे ही वहाँ से कुछ दूर चलकर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में वह लड़की स्नान से निवृत्त होकर राजा के पास आई। उसने सूखे वस्त्र धारण किए थे और हाथ में कुछ फल लिए हुए थे। वह राजा के पास आकर बोली, महाशय, अब आप पानी पी सकते हैं। राजा ने झरने से पानी पिया और लड़की के दिए फल खाए। पानी और फल से उनकी भूख प्यास शांत हुई। राजा ने लड़की की ओर देखा और पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल ब्याबान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ स्नान करने आती हूँ और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। ये झरना जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। राजा जय सिंह मोहिनी की सादगी और सुंदरता पर मोहित होकर बोला, मोहिनी, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई है, वरना मारे भूख प्यास के मेरे तो प्राण निकलने वाले थे। मोहिनी बोली, महाशय, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने गंभीर होकर कहा, आज नहीं सुंदरी, फिर कभी मैं जरूर तुम्हें अपना परिचय दूंगा। इतना कह राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। परंतु राजा के मन में अब भी रह रहकर कामिनी के विचार आ रहे थे। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, उसकी मधुर आवाज, सब कुछ राजा के मन में गहराई तक उतर गया था। महल में लौटने के बाद भी राजा के मन में वो ही सब चल रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि 6 रानियों के होते हुए भी वह उस अनजान युवती के प्रति इतना आकर्षित क्यों है। कुछ सोचकर राजा अपने भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ के पास जाता है और उसे सारी व्यथा कह सुनाता है। राजा की सारी बात सुन वजीर बोला, महाराज, यदि ऐसा है तो आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए। हो सकता है उससे ही हमें अपने राज्य का वारिस मिल जाए। राजा को अपने वजीर की बात उचित लगी। अगले दिन वो अपने वजीर को भी साथ ले जंगल में उसी स्थान पर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात मोहिनी से हुई थी। राजा झरने के पास गया और उसे आवाज दी, पर कोई नहीं आया। जब बहुत बार आवाज देने के बाद भी मोहिनी नहीं दिखाई दी तो राजा का वजीर उसके पास आया और बोला, राजन, हो सकता है वो आज आई ही ना हो। आपने बताया था वो पास के ही गांव में रहती है, हमें वहीं चलकर देखना चाहिए। राजा और उसका वजीर दोनों अपने घोड़ों के ऊपर सवार हो पास के गांव में जाते हैं। मोहिनी का नाम पूछते पूछते दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। 2 शाही व्यक्तियों को शाही घोड़ों पर देख गांव वाले भी कौतूहलवश आसपास जमा हो जाते हैं। राजा घोड़े से उतरकर झोपड़ी के बाहर जाता है और मोहिनी को आवाज देता है। राजा की आवाज सुन जब मोहिनी रोनी सूरत ले झोपड़ी से बाहर आती है तो उसकी आंखों में आंसू थे। जब राजा ने कारण पूछा तो एक गांव वाले ने बताया, महाशय, इस दुनिया में सिर्फ इनकी माँ ही थी, आज उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब बेचारी रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। इतना कह गांव वालों ने राजा से उनका परिचय मांगा। आप बताइए, आप लोग कौन हैं? गांव वालों के पूछने पर वजीर ने राजा का परिचय दिया तो पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का स्वागत किया। गांव के मुखिया से राजा ने कहा, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति न हो तो मैं मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा की बात सुन मुखिया खुश होता हुआ बोला, महाराज, हमारी बेटी राजरानी बनेगी, हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे। गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और मोहिनी का विवाह करवा दिया। राजा ने अपनी 7वीं पत्नी अर्थात मोहिनी का नया नामकरण किया राजलक्ष्मी। विवाह के पश्चात गांव वालों ने खुशी खुशी राजलक्ष्मी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा अपने वजीर और 7वीं पत्नी राजलक्ष्मी को लेकर राजमहल आ जाता है।
जब राजा की पहले की 6 पत्नियों को इसकी खबर लगी तो वे जल भुनकर राख हो गईं। ऊपरी मन से उन्होंने नई रानी राजलक्ष्मी का स्वागत किया। समय बीतने लगा। अब राजा का अधिकांश समय नई रानी राजलक्ष्मी के साथ ही बीतने लगा। ये देखकर पुरानी रानी और अधिक ईर्ष्या से भर गई, परंतु राजलक्ष्मी को इसकी भनक तक नहीं थी। वो भोले भाले स्वभाव और एकदम साफ दिल की औरत थी। वह बाकी रानियों को अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। समय बीता। एक दिन रानी राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वो पिता बनने वाले हैं। रानी के मुख से ये बात सुन राजा जयसिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से रानी राजलक्ष्मी को गले लगा लेता है। राजा तुरंत कुल गुरु को बुला उन्हें आदेश देता है कि अब से नित्य प्रति रानी राजलक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरक कथाएं सुनाई जाएं। नई रानी के गर्भवती होने का समाचार जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गया। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची हुई थी। नई रानी के गर्भवती होने का समाचार जब उसकी सौतनों को मिला तो उनके तन बदन में आग लग गई। वे अंदर तक जल भुन गई। सभी रानियों ने आपस में विचार किया कि नई रानी तो पहले ही राजा की बहुत प्रिय है। वो अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताते हैं। बच्चा होने के बाद तो उसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। राजा उस कुल्टा को ही अपनी पटरानी बना लेंगे। हम सभी का तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। नई रानी हमारे साथ दासियों जैसा व्यवहार करेंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। वो सभी सलाह मशवरा करके नई रानी को क्षति पहुंचाने की अलग अलग युक्तियां सोचने लग जाती हैं। परंतु बड़ी रानियों का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नई रानी राजलक्ष्मी उन्हें कभी अकेले नहीं मिलती। कभी राजा के आदेश अनुसार कुलगुरु उन्हें कथा सुनाते मिलते तो कभी उनकी दासियां उनके साथ होती। कभी प्रजा के लोग उन्हें घेरे रहते तो कभी खुद राजा ही उनके साथ होते। ऐसे में रानियों को कभी अपने मकसद को अंजाम देने का मौका ही नहीं मिला। इसी तरह समय बीत रहा था। रानी राजलक्ष्मी का गर्भावस्था का समय लगभग पूरा होने को आया था, पर फिर एक दिन राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं से निपटने के लिए राजा जयसिंह को अपनी सेना सहित राजमहल छोड़कर राज्य की सीमा पर जाना पड़ा। बड़ी रानियों को तो जैसे सुनहरा अवसर मिल गया था। वे छोटी रानी को ऐसी दवाई देने लग गई जिससे रानी राजलक्ष्मी के गर्भ को क्षति पहुंचे और रानी से ऐसे ऐसे कार्य करवाती जो गर्भावस्था के लिए उचित नहीं थे। बड़ी रानियां छोटी रानी के भोलेपन का खूब फायदा उठाती और उन्हें उल्टी उल्टी चीजें सिखाती। जब कुलगुरु छोटी रानी को कथा सुनाने आते तो वो उसे अच्छी अच्छी बातें समझाते और आवश्यक सावधानियां बताकर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें इतनी भिन्न क्यों हैं। आखिर सही कौन है? रानी राजलक्ष्मी ने सोचा, बड़ी रानियां तो महिलाएं हैं, कुलगुरु तो फिर भी पुरुष हैं। महिलाओं की समस्याएं भला पुरुष कहाँ समझ पाएंगे? इसलिए जो बड़ी रानियां कहती हैं वो ही उचित हैं। साफ हृदय की रानी राजलक्ष्मी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बड़ी रानियां उसके साथ कुछ गलत कर सकती हैं। इसलिए वो आंखें बंद करके जो और जैसा बड़ी रानियां उसे करने के लिए कहती वो बिल्कुल वैसा ही करती। एक दिन रानी राजलक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समाधान कीजिए कि प्रसव कैसे होगा। ये सुन बड़ी रानी सिर से पैर तक जलकर राख हो गई। उसने विचार किया, इसका अभी से इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चा होने के बाद तो पता नहीं इसे और कितना आदर सम्मान मिलेगा। छोटी रानी को मदद मांगते देख उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे थे। फिर कुछ सोचकर उसने छोटी रानी को दिलासा देते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दाई अम्मा को अभी बुलाकर लाती हूँ। तब तक सामने की दीवार को पकड़कर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव भी ठीक से हो जाएगा। बेचारी छोटी रानी को प्रसव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसा उसे बड़ी रानी ने बताया वो वैसे ही खड़ी हो गई। गर्भवती रानी दीवार के सहारे खड़ी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई तो वो वहीं दीवार को पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उस बेचारी को देखने या सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ क्रूर निर्दयी बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई को बहुत सारे धन का लालच देते हुए कहा, तुम जाओ और छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना वहाँ कोई और न आने पाए। दाई धन के लालच में रानी राजलक्ष्मी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उसे छोटी रानी की चीखें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं, पर धन के लालच और बड़ी रानियों के डर से वो बस दूर खड़ी रानी को देखती रही। दर्द के मारे असहाय छोटी रानी का एक एक पल सदियों के बराबर बीत रहा था। कुछ ही देर में उस ऊपर वाले की कृपा से उसने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 6 लड़कियां और 1 लड़का था। अत्यधिक पीड़ा के कारण रानी राजलक्ष्मी बच्चों को जन्म देते ही बेहोश हो गई।
दूर से सारा माजरा देख रही चंडाल दाई ने तुरंत बड़ी रानी सहित अन्य रानियों को बुलाया और नवजात बच्चों को उन्हें दिखाया। वे सब ये देखकर हैरान थीं कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। मारे जलन और ईर्ष्या के उन सब की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे सब अपनी किस्मत को धिक्कार रही थीं कि कहां हम में से किसी को भी एक बच्चा तक नहीं है और इस गांव की गंवार को एक साथ 7 बच्चे हो गए और वो भी बिल्कुल स्वस्थ। पर कोई बात नहीं, जो हमें नहीं मिल सका वो हम इस गवार को भी हासिल नहीं होने देंगी। क्रोध और ईर्ष्या में अंधी हो चुकी बड़ी रानी ने दाई को आदेश दिया, तुम तुरंत जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लाकर बेसुध छोटी रानी के पास रख दो। रानी का आदेश मिलते ही दाई तुरंत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े ले आई और उन्हें छोटी रानी के पास रख दिया। फिर बड़ी रानी ने बेरहमी से दाई को आदेश दिया कि अब इन नवजात बच्चों को जंगल में ले जाओ और इन्हें मारकर जमीन में दफन कर देना। इसके बदले हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। धन के लालच में अंधी दुराचारी दाई खुश होते हुए उन बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रानियों ने वहां से सभी निशान साफ करके ईंट पत्थरों को छोटी रानी के पास रख दिया और सभी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में दाई जंगल से लौटकर रानियों के पास आ गई। तब बड़ी रानी ने पूछा, क्या तुमने बच्चों को दफन कर दिया था? दाई के यहाँ भरने पर रानियों ने उसे खूब सारा धन देकर चलता कर दिया। जब सब कुछ बड़ी रानी की योजना अनुसार हो गया तब वो अन्य रानियों के साथ बेसुध पड़ी छोटी रानी के पास जा ठंडे पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। होश में आते ही छोटी रानी ने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे क्या संतान हुई, लड़का या लड़की? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए बड़ी रानी बोली, ये देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। ये सुनते ही छोटी रानी एकदम से आश्चर्य के साथ सन्न रह गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये मान ही नहीं सकती कि मुझे बच्चे की जगह ये ईंट और पत्थर हुए हैं। एक औरत के गर्भ से क्या कभी किसी पत्थर को जन्म लेते देखा है? बच्चा तो अवश्य हुआ होगा। इतना कह रानी राजलक्ष्मी रोते हुए बड़ी रानी से बोली, दीदी, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये एक मजाक है, कह दो कि आप सबने मुझसे झूठ कहा है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे अब जल्दी से उनसे मिलवा दो। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी रानी की बात सुन बड़ी रानी आंखें तरेरते हुए गुस्से में बोली, क्या बक रही हो तुम? हम क्यों तुम्हारे साथ मजाक करेंगे? ये पत्थर ही है जिसे तुमने जन्म दिया है। इतना कहते हुए उन्होंने उन ईंट और पत्थरों को एक थैले में भरकर रख दिया। अब बड़ी रानियों को इंतजार था तो बस राजा के आने का। छोटी रानी बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई। भला उस अकेली की उन 6 रानियों के आगे क्या चलनी थी? दुष्ट रानियों ने पूरे महल में ये बात फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा जय सिंह भी युद्ध जीतकर अपने राज्य में पधारे, पर जब वो अपने राज्य में लौटे तो प्रजा को देख हैरान थे। जिस प्रजा को उनके युद्ध जीत कर आने पर खुशियां मनानी चाहिए थीं, नाचना गाना चाहिए था, उन सब के मुंह लटके हुए थे। ये सब देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो असमंजस के साथ राजभवन में आए तो बड़ी रानी सहित अन्य 6 रानियों ने उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी, पर छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा मुरझाया हुआ था। ये सब देख राजा ने अपनी छोटी रानी से पूछा, क्या हुआ रानी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? छोटी रानी कुछ कहती, उससे पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, महाराज, चेहरा तो मुरझाना ही था, इसका भेद जो खुल गया है। राजा बोला, भेद? कैसा भेद? तुम मुझे साफ साफ बताओ रानी कि आखिर बात क्या है? क्या रानी का प्रसव ठीक से हो गया था? तब दुष्ट रानी दुख का दिखावा करते हुए बोली, महाराज, हमें ठग लिया गया है। हम सबके साथ बहुत बड़ा फरेब किया गया है। ये भोली सूरत वाली रानी राजलक्ष्मी एक झूठी मतकार और धोखेबाज औरत है। महाराज, ये धूर्त स्त्री गर्भवती होने का दिखावा करती रही, जबकि ये कभी गर्भवती थी ही नहीं। इसने तो बस सब दिखावा किया है। गर्भ होने पर कुछ तो होता, इसे तो ईंट और पत्थर हुए हैं। इतना कहकर बड़ी रानी ने थैले में इकट्ठे किए हुए ईंट और पत्थरों को राजा को दिखाया। ये सब देख राजा तुनक गया और बोला, बड़ी रानी, आप ये क्या कह रही है? भला एक मानव गर्भ से कभी ईंट और पत्थरों को पैदा होते हुए देखा है तुमने कभी? राजा की बात सुन बड़ी रानी बोली, क्षमा करे महाराज, पर हम भी तो आपको वही बताने और समझाने का प्रयत्न कर रही है कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया है। हम भी तो कब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि राज्य का वारिस आएगा, हमें भी कोई माँ कहने वाला आएगा। हमारे भी कान तरस गए थे महाराज माँ शब्द सुनने को, पर इस दुष्ट औरत ने हम सबके साथ छल किया है। ये सब सुनने के बाद राजा को भी बड़ी रानी की बातों का विश्वास होने लगा। उसे भी लगने लगा कि छोटी रानी ने सबके साथ धोखा किया है। राजा छोटी रानी राजलक्ष्मी से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया
महारानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छलने की। मैं तो जैसे तैसे विधि का विधान मानकर जी रहा था कि शायद हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, पर तुमने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर उस पर पानी फेर दिया। गुस्से से भरा राजा लगातार अपनी छोटी पत्नी को सुनाए जा रहा था, मैंने तो तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखकर तुमसे शादी की थी। मुझे क्या पता था तुम हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगी। आज से तुम इस महल में एक रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रहोगी। अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा। बेचारी छोटी रानी अत्यंत दुखी हृदय से चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। इस घटना के बाद राजमहल में छोटी रानी का जीना दुस्सवार हो गया। बड़ी रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, नौकरानियों से भी ज्यादा उससे काम लिया जाता। छोटी रानी बेचारी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। उसके पास कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि वो सच में गर्भवती थी। अत्यंत दुखों से घिरी बेचारी छोटी रानी रात में घंटों अकेली बैठकर रोती रहती और सोचती, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? छोटी रानी को ये सोच सोच कर आश्चर्य होता कि मेरे नन्हे नवजात बच्चों के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। कहाँ और किस अवस्था में होंगे वो, पता नहीं जिंदा भी है या फिर काल का ग्रास बन गए। कई बार वो सोचती कि क्यों न सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने गांव में चली जाऊं और अपनी पहले वाली जिंदगी जीऊं, पर फिर उसे गांव वालों का ख्याल आ जाता कि कैसे उन सब ने उसे कितने अरमानों से राजा के साथ विदा किया था। कितने खुश थे पूरे गांव के लोग। अब वापस जाकर उन सबको क्या जवाब दूंगी? किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उनको बताऊंगी? यही सब सोचकर वो गांव जाने का विचार त्याग देती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन राजा जय सिंह अपने राज दरबार में बैठा था, तभी उनके राज्य में स्थित एक छोटे से गांव का प्रधान उनके पास आता है और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज, आज मैं आपके सामने अपने गांव की एक बहुत ही विचित्र घटना के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये घटना इतनी विचित्र है महाराज कि इसके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। राजा जय सिंह ग्राम प्रधान की बात सुन कहता है, कहो प्रधान जी, ऐसी क्या विचित्र घटना हुई भला? तब ग्राम प्रधान राजा को बताना आरंभ करता है, महाराज, हमारे गांव के पास ही एक जंगल लगता है, जहां से गुजरते वक्त पिछले कुछ समय से हम वहां एक चंपा फूल का पौधा और उसके आसपास बांस के कई पेड़ों को देख रहे हैं। पर महाराज, विचित्र बात तो ये है कि उन पौधों को किसी गांव वाले ने नहीं उगाया, बल्कि वो खुद ही वहां उगाए हैं। और उससे भी विचित्र बात है, उन पौधों की उगने की बनावट, उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है महाराज जैसे वो बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों। ग्राम प्रधान की बात सुन राजा बोल पड़ा, तुम ये क्या कथा सुना रहे हो भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इसमें ऐसी हैरान कर देने वाली आखिर क्या बात है? पौधे ही तो हैं, उग आए होंगे किसी भी तरह। तब ग्राम प्रधान बोला, क्षमा करें महाराज, पर आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जितनी विचित्र उन पौधों की बनावट है, उससे कहीं ज्यादा विचित्र ये बात है कि वो चंपा का पौधा अत्यंत खुशबूदार फूलों से लदा हुआ है, और जब कोई ग्रामीण अथवा राहगीर उसके फूलों को तोड़ने का प्रयत्न करता है तो वो किसी जादुई पौधे की तरह रहस्यमयी ढंग से ऊंचा होता चला जाता है। इतना ऊंचा कि हाथ से फूल तोड़ना तो दूर की बात है, किसी लंबी लकड़ी से भी उस पौधे के फूलों को तोड़ पाना असंभव है महाराज। अब राजा जय सिंह की ग्राम प्रधान की बातों में रुचि बढ़ने लगती है। वे पूरे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। आगे गांव का सरपंच बोला, और महाराज, सबसे विचित्र और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वे पौधे आपस में किसी मानव की तरह बात करते हैं। ग्राम प्रधान की ये बात सुन कुछ देर पहले जो राजा उसकी बातों को हल्के में ले रहा था, अब वो चौंक कर बैठ जाता है कि पौधे आपस में बातें करते हैं, और वो भी बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलकर। राजा के साथ साथ पूरा राज दरबार विस्मय से भर जाता है। सभी चौंक कर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। राजा जय सिंह हैरानी से ग्राम प्रधान से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पौधे आदमियों की तरह बात करें? ठीक है प्रधान जी, अब ये भी बता दीजिए कि वो पौधे आखिर बात क्या करते हैं? प्रधान जी राजा को जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, जब भी कोई मनुष्य फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे की तरफ हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भैया, गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने के लिए आए हैं, इनको फूल दूं या लगूं आकाश। इसके बाद उन बांस के पौधों से आवाज आती है, नहीं बहना, लगो आकाश। और उसके आगे का तो मैंने आपको बताया ही है महाराज कि चंपा की डालियां इतनी ऊंची होती चली जाती हैं कि उनसे फूल तोड़ना असंभव है, परंतु सुबह जमीन में अपने आप
अत्यंत सुगंधित फूल बिखरे हुए मिलते हैं, पर आज तक कोई भी व्यक्ति उन फूलों को अपने हाथों से नहीं तोड़ पाया है। गांव के सरपंच की बात सुन राजा जय सिंह सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर विचार कर वो अपने भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ को बुलाकर उसे निर्देश देते हुए कहता है, मंत्री जी, आप फौरन वहां जाओ और सच का पता लगाओ। वजीर गौरीनाथ जी महाराज कह तुरंत ग्राम प्रधान को साथ ले गांव के लिए चल पड़ता है। कुछ ही देर में मंत्री और ग्राम प्रधान उन बोलने वाले रहस्यमयी चंपा और बांस के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच के साथ राजा के खास मंत्री को देख गांव वाले भी उत्सुकतावश आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। मंत्री जब घोड़े से उतरकर उस चंपा के पौधे के पास जाकर देखता है तो उसे बिल्कुल उसी अवस्था में पाता है जिस प्रकार गांव प्रधान जी ने दरबार में राजा को बताया था। बांस के पेड़ों के बिल्कुल बीच में खड़ा चंपा का पौधा अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा था। उसके फूलों से उठती भीनी भीनी खुशबू से कुछ देर के लिए तो मंत्री जी भी मदमस्त हो जाते हैं। तंद्रा टूटते ही उन्हें राजा का आदेश याद आता है तो वे उस चंपा के पौधे के पास जाकर जैसे ही उसके फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी चंपा के पौधे से मानव आवाज आती है जिसे सुनकर मंत्री ठिठक कर रुक जाता है। चंपा का पौधा बोला, हे बांस भैया, हमारे मंत्री जी मेरे फूल तोड़ने आए हैं, इनको फूल दूं या लगूं आकाश? तभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई, ना बहन चंपा, लग जा आकाश। ये तो वही मंत्री है जिनके ऊपर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, पर ये उसमें पूरी तरह विफल रहे, इसलिए ये आपके फूलों के कतई हकदार नहीं है बहना। बिल्कुल स्पष्ट और साफ आवाज में पौधों की वार्तालाप सुन मंत्री एकदम सन्न रह जाता है। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। हक्के बक्के खड़े मंत्री के देखते देखते चंपा का पौधा आकाश में जा लगा। ये देख एकदम सुन्न खड़े मंत्री के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। गांव वाले भी खड़े खड़े ये पूरा तमाशा देख रहे थे। तभी बांस के पौधों से आवाज आती है, जाइए मंत्री जी और अपने राज कार्यों को देखिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं। मंत्री भौचक्का खड़ा बांस के पौधों को देखता हुआ सब सुन रहा था। आगे बांस का पौधा कहता है, मंत्री जी, राजा महाराज तो युद्ध में चले गए थे, उनके बाद हमारी माँ की देख रेख का दायित्व आपका ही था, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी माँ के प्रसव के दौरान तो वहाँ हाजिर रहकर ये देखते कि उन्हें किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं, पर आपने तो उनकी कोई खैर खबर तक नहीं ली। बांस के पेड़ों की आवाज सुन हैरान खड़ा मंत्री विचार करता है कि ये पौधे बोल कैसे रहे हैं और इतना सब कैसे जानते हैं। वो सोचता है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने रानी राजलक्ष्मी की कोई सुध नहीं ली। ये सोचकर मंत्री आत्मग्लानि से भर उठता है। सोचा, ये तो उससे बड़ी भूल हो गई। राजा की गैर हाजिरी में उसे रानी राजलक्ष्मी को गर्भावस्था में संभालना चाहिए था। मंत्री जी सोचते हैं, इसका मतलब क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ था या कुछ और बहुत बुरा जो वो नहीं जानते। ये विचार आते ही उसने जब ये सब उन पौधों से जानना चाहा तो उनमें से कोई आवाज नहीं आई। जब बहुत प्रयास करने पर भी पौधों ने कोई जवाब नहीं दिया तो हैरानी के साथ साथ आत्मग्लानि से भरे मंत्री जी बोझिल हृदय के साथ वापस राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सारा किस्सा राजा जय सिंह को कह सुनाते हैं और बोले, महाराज क्षमा करें, पर मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो जरूर हुआ है। महाराज, आपकी गैर हाजिरी में मैं राजरानी की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाया। आज उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है महाराज जैसे राजमहल में राजरानी राजलक्ष्मी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने उन पौधों से जानने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको खुद वहाँ जाकर उन पौधों से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको सारी बात बता दें। भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ की पूरी बात सुन राजा जय सिंह कहते हैं, ठीक है मंत्री जी, हम वहां अवश्य जाएंगे और साथ में अपनी 6 रानियों को भी लेकर जाएंगे। राजा की बात सुन मंत्री जी बोले, महाराज मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी अपने साथ वहां लेकर जाना चाहता हूं। राजा बोले, ठीक है मंत्री जी, आप ऐसा कर सकते हैं, पर वो दुष्ट मेरी आंखों के सामने न आने पाए, इस बात का ध्यान रखना। मंत्री बोला, जी महाराज। अगले दिन राजा जय सिंह अपनी रानियों के साथ आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। सबसे आगे रथ में राजा और उसकी पटरानी चल रहे थे। उससे पीछे वाले रथ में राजा की 5 रानियां और पीछे भी अन्य कई प्रमुख सभा सदस्य साथ जा रहे थे। राजा से आज्ञा ले चुके मंत्री ने रानी राजलक्ष्मी को अपने परिवार सहित बड़े आदर से पालकी में उन्हें बिठा दिया था। राजा का काफिला कुछ समय में गांव के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर जंगल के बाहर गांव की सीमा पर वो अपना पड़ाव डाल देते हैं। पूरे राज्य परिवार को आया देख गांव के ग्रामीण उनके स्वागत में जुट गए। कुछ समय विश्राम कर सभी आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंच जाते हैं और उसके चारों तरफ घेरा डालकर बैठ जाते हैं। आज भी चंपा का पौधा अपनी सामान्य ऊंचाई पर खड़ा लहलहा रहा था और चारों तरफ
अपनी खुशबू बिखेर रहा था। सब लोग उसकी खुशबू से सराबोर हो उठे, पर राजा तो चंपा के पौधे के रहस्य को जानने के लिए बेताब था। राजा की 6 पत्नियां उसके साथ बैठी थीं और छोटी रानी राजलक्ष्मी मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी हुई थीं। तभी बड़ी रानी यानी राजा की पटरानी राजा से बोली, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस खुशबूदार चंपा के पौधे से कुछ फूल तोड़ लूं? राजा बोला, अवश्य रानी साहिबा। तभी राजा की दूसरी पत्नी भी बोल उठी, महाराज, इन फूलों की उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। क्या मैं भी फूल ले लूं? दूसरी रानी के साथ साथ तीसरी, फिर चौथी, सभी रानियों ने ऐसा कहा तो राजा बोला, अवश्य तुम सब वो फूल ले लेना। राजा ने सबसे पहले 6वें नंबर यानी छोटी रानी को फूल चुनने का निर्देश दिया और पटरानी सहित अन्य रानियों से बोले कि ये तुम सब में सबसे छोटी है, इसलिए सबसे पहले उसे ही फूल चुनने का अवसर मिलना चाहिए। राजा की बात से पटरानी सहित अन्य रानियां सहमत हो गईं, तो 6वें नंबर की रानी फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे के पास जाती है। राजा सहित वहां मौजूद सभी की उत्सुकता पूरे चरम पर थी। सभी ये देखने के लिए आतुर थे कि अब क्या होगा। रानी ने पेड़ के पास जाकर जैसे ही फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, रुकिए रानी जी, आप मेरी आज्ञा के बिना मेरे फूल नहीं तोड़ सकती। पौधे की आवाज सुन रानी ठिठक कर वहीं रुक जाती है। चंपा के पौधे से आई आवाज इतनी स्पष्ट और तेज थी कि राजा सहित वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। अब तक तो राजा ने सिर्फ अन्य लोगों के मुख से ही बोलने वाले चंपा के पौधे के बारे में सुना था, पर अब जब उसने अपने कानों से सुना तो वो भी हैरान रह गया। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है। मैं टूटू या लगूं आकाश? बांस के पौधे में से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, ये तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए बहन इनके बारे में मत सोच और लग जा आकाश। बांस के इतना कहते ही चंपा की डालियां फिर से ऊपर उठीं और आकाश को छूने लगी। रानी पौधे की बात सुन हैरान थी कि ये पौधा क्या बोल रहा है, कहीं हमारी पोल न खुल जाए। उसकी सिट्टी पीटी गुम हो गई। रानी ने सोचा, कहाँ तो फूल तोड़ने आई थी, फूल मिलना तो भाड़ में गया, यहाँ तो हमारा ही किया कराया उजागर हो रहा है। निराश हो चुपचाप वो एक चोर की तरह वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई। दुखी हृदय के साथ खुद में ही खोई। रानी राजलक्ष्मी के कानों में जब सौतेली माँ नामक शब्द पड़े तो उसके भी कान खड़े हो गए। चंपा और बांस की सारी बातें सुन उनका हृदय विचलित होने लगा। राजा सहित अन्य लोग भी सारी वार्तालाप सुन हैरान थे, पर किसी की समझ में अब तक कुछ नहीं आ रहा था। 6वें नंबर की रानी के आने के बाद 5वीं, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। जब किसी को चंपा का फूल नहीं मिला तो राजा की पटरानी अथवा बड़ी रानी चंपा के पौधे के पास गई। चंपा का पौधा अब भी आकाश में लगा हुआ था। पटरानी बोली, सुनो चंपा के पौधे, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है उसके ऊपर हमारा अधिकार है, इसीलिए चंपा अपनी डाली को नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, भैया बांस, हमारी सौतेली माँ हमें फूल देने के लिए चेतावनी के साथ धमका रही है और हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? बांस बोला, ना बहना, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये पटरानी होंगी राजा की और अपने राज्य की। हम इनके राज्य की प्रजा नहीं है और न ही हम कोई वस्तु है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। क्या तुम्हें याद नहीं है बहना, इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ है। इन्होंने ही तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है और इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था। यह तो महारानी बनने के लायक भी नहीं है, इसलिए बहना तुम्हें इनके पापी हाथों का स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने ये बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। शर्म और अपने कुकर्म का भेद खुल जाने के डर से बड़ी रानी भी ठगी सी चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ गई। सारा माजरा देख राजा जय सिंह अब की बार खुद जाने के लिए खड़े होते हैं। चंपा के पौधे की डालियां अब पहले की तरह वापस अपनी सामान्य ऊंचाई पर आ गई। अब की बार राजा जय सिंह खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास गए। जब राजा ने फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, ना ना महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से भी अनुमति नहीं लूंगी और यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए और फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए।
चंपा के पौधे की बात सुन राजा जय सिंह हैरान रह गया। सोचा आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं ले रही। राजा बोला, हे चंपा के पौधे, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता हूँ। मेरे राज्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी खुश और स्वतंत्र है। मैंने आज तक किसी को जरा सी भी तकलीफ नहीं दी। फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे अपने फूल लेने से रोकने के लिए आपको अपने भाइयों से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तब चंपा के पौधे से आवाज आई, हे राजा महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि आपने आज तक किसी भी जीव जंतु को कोई तकलीफ नहीं दी, परंतु महाराज, आप में एक सबसे बड़ी कमी है कि आप कान के कच्चे हैं। जो कोई भी आपसे जैसा भी कहता है, आप बिना सच्चाई जाने वैसा ही मान लेते हैं। खुद से कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को तो संतान मान लिया, लेकिन क्या कभी आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की जरा सी भी कोशिश की? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है? अरे छोड़िए राजा महाराज, आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की भी सुरक्षा तक नहीं कर पाए। बिना सच्चाई का पता किए आपने एक सच्ची नारी को धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। तो जाइए महाराज, जाकर अपने राज्य को संभालिए। आप मेरे फूलों के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। चंपा के पौधे की बात सुन बेचारा राजा निरुत्तर हो गया और चुपचाप मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उनके मन में हजारों सवाल एक साथ उठ रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या सच है क्या झूठ। राजा अपने विचारों की उधेड़-बुन में खोया हुआ था। तभी वजीर गौरीनाथ उनके पास आता है और कहता है, महाराज, आप यदि आदेश दे तो हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी फूल तोड़ने के लिए एक बार पौधे के पास भेज कर देखे। राजा कुछ कहते उससे पहले ही पटरानी बोल उठी, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों भी नहीं टूटे, वह इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लेते हुए मंत्री जी को अनुमति दे दी। मंत्री रानी राजलक्ष्मी के पास जा उन्हें फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। मंत्री की बात सुन रानी राजलक्ष्मी अनमने मन से उठी और चंपा के पौधे की तरफ देखती हुई बोली, मंत्री जी, पौधे की डालियां काफी ऊंचाई पर हैं, मेरे हाथ वहां नहीं पहुंचेंगे। मंत्री बोला, रानी जी, आप एक बार वहां पर जाकर कोशिश करके देखिए तो सही। मंत्री जी के समझाने पर रानी राजलक्ष्मी हिम्मत करके चंपा के पौधे के पास गई। पौधे के पास जाकर जब रानी ने अपने हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे प्यार से सहलाया, तो पौधे के स्पर्श से रानी को असीम आनंद मिला, जैसे वह अपनी औलाद को सहला रही हो। तभी चंपा के पौधे से रुंधी हुई आवाज आई, भैया बांस। बांस ने कहा, बहन चंपा, तुम रो रही हो? चंपा ने कहा, हाँ भैया, रुका ही नहीं गया, क्योंकि आज हमारी माँ मेरे फूल लेने आई हैं। उनके प्यार भरे प्रथम स्पर्श से मैं आनंदित हो गई, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया। माँ शब्द सुनते ही रानी राजलक्ष्मी भी भावुक हो उठी। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, आप मुझे आदेश दे कि अब मैं क्या करूं? मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हाँ बहन चंपा, तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है। इस आवाज के साथ ही चंपा के पौधे की सारी डालियां झुककर रानी राजलक्ष्मी के चरणों को छूकर उनके चारों ओर फैल गईं और रानी के ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे। वो बिना पलक झपकाए इस असीम पल का आनंद ले रहे थे। राजा जय सिंह का भी मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी रानियों ने जब ये नजारा देखा तो वो पैरों से लेकर सिर तक जल भुन गई। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। इधर रानी राजलक्ष्मी तो जैसे सब भूलकर असीम आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। उनके सिर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे। रानी राजलक्ष्मी एक सांस आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाए जा रही थी। ये नजारा देख गांव के सभी लोग हैरान थे। राजा जय सिंह से जब ये सब देखकर रुका नहीं गया तो वे चंपा के पौधे के नजदीक आए और बोले, हे जादुई पौधे, तुम यह बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंद कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हो। इसके पीछे क्या कारण है? हे पौधों, अब ये राज मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब और न तड़पाओ और इसका भेद खोलो। तब चंपा के पौधे से आवाज आई,
हे राजन, मैं और यह 6 बांस के पेड़ आपकी और छोटी रानी राजलक्ष्मी की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ ही हुआ था। हमारे जन्म के समय हमारी माँ बहुत अधिक पीड़ा में थी। तब हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया। तब पटरानी ने साजिश करते हुए हमारी माँ को दीवार के सहारे खड़ी हो जाने के लिए कहा, ताकि जब हमारा जन्म हो तब हम ऊंचाई से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पर महाराज, ईश्वर की कृपा से हम 7 का जन्म उसी अवस्था में बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। पर हमारी माँ दर्द के कारण हमें जन्म देते ही बेहोश हो गई। उनकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए बड़ी रानी ने एक दाई को बुलाया और उसे पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा। मात्र कुछ सेकंड्स के नवजात बच्चों को दफन करने के लिए बेरहम दाई जंगल की ओर चल पड़ी। दाई को जंगल भेजने के बाद बड़ी रानी सहित अन्य रानियों ने अपने घिनौने षड्यंत्र के तहत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़ों को हमारी माँ के पास रख दिया। दूसरी तरफ जब दाई हमें जंगल में लेकर आई और दफन करने के लिए जमीन खोदने लगी, तभी आकाश मार्ग से महाराज इंद्रदेव की कुछ अप्सराएं वन भ्रमण के लिए आ रही थीं। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्हें हम पर दया आ गई। उन्होंने हमें उठा लिया और अपनी शक्तियों से बहुत जोर की आंधी चला दी। धूल मिट्टी उड़ने के कारण दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर महल में जाकर उसने महारानी के डर से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है। दाई के वहां से जाने के बाद अप्सराओं ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। बस उन्हीं की कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। सारी बातें जान राजा सहित वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से तो अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजा जयसिंह बोले, मेरे बच्चों, तो क्या तुम सब अब ऐसे ही पौधों के रूप में रहोगे? क्या ऐसा कोई भी रास्ता है जिससे तुम अपने मानव रूप में आ सको? तब चंपा बोली, महाराज, जब हमारी माँ हम सब की एक एक पतियों को तोड़कर इंद्रदेव को याद कर उनसे प्रार्थना करेंगी, तब हम सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। चंपा के पौधे की बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने तुरंत बांस और चंपा की एक एक पत्तियां ली और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे इंद्र महाराज, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो महाराज। रानी राजलक्ष्मी का इतना कहना था कि पल भर में ही बांस और चंपा के पौधे विलीन हो गए और वहां पर लगभग 5 वर्ष के 6 बालक और एक बालिका प्रकट हो गए। रानी राजलक्ष्मी और राजा जयसिंह ने तुरंत आगे बढ़कर बहते नेत्रों से सभी बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। राजा जयसिंह अपनी छोटी पत्नी रानी राजलक्ष्मी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वहां उपस्थित सभी राज दरबार व गांव के लोग स्तब्ध खड़े ये पूरा दृश्य देख रहे थे। सबकी आंखें नम थीं, शिवाय बड़ी रानियों के। ये सब देखकर उनके पैरों नीचे से तो जैसे धरती खत्म हो गई थी। राजा जयसिंह अपने सिपाहियों को आदेश देता है, पकड़ लो इन दुष्ट औरतों को और फांसी पर लटका दो। ये दुराचारिणी तो मानवता के नाम पर कलंक है। राजा की ये बात सुन रानी राजलक्ष्मी कहती है, महाराज, आज मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज इतने बड़े खुशी के मौके पर मैं किसी के लिए इतना काला दिन नहीं लाना चाहती। मेरा आपसे अनुरोध है, आप इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा बोला, रानी, आपका हृदय बहुत विशाल है, पर इनके गुनाह को देखते हुए इन्हें क्षमादान तो नहीं दिया जा सकता, किंतु आपके अनुरोध पर मैं इन दुराचारिणियों को आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। दुष्ट रानियों को सजा मिल जाती है। राजा जयसिंह अपनी पत्नी रानी राजलक्ष्मी और अपने बच्चों के साथ सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते